नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम सारथी में। इसके पहले आपदा प्रबंधन की 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होगी। इसके पहले की क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को पढ़ा। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समझते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य मोटो क्या है? लचीला भारत, आपदा मुक्त भारत, रेजिलियंट इंडिया, डिजास्टर फ्री इंडिया। इसके पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री है, यानी अमित शाह इसके वर्तमान में पदेन अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब होती है? इस संस्थान की शुरुआत मूलतः 1995 में नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM के रूप में हुई। किसके तहत हुई थी? लोक प्रशासन संस्थान IIPA के तहत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सन 1995 में NCDM की स्थापना हुई थी लोक प्रशासन संस्थान के तहत। बाद में गृह मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2003 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। पूछा जाएगा कब? 2003 को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 42 के तहत, इस धारा के तहत, धारा 42 के तहत 9 जनवरी 2006 को इसे वैधानिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। 9 जनवरी 2006 को इसे वैधानिक संस्थान का दर्जा मिला। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? यह संस्थान देश में आपदा प्रबंधन की नीतियों के अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय कमान है। क्या करती है? अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक अधिकारियों के की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए ये सर्वोच्च राष्ट्रीय कमान है। यह सार्क देशों तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के समन्वय से वैश्विक सेमिनारों और नीतिगत फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। NIDM की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1995 में। इसके विकास क्रम को एक बार देख लेते हैं। 1995 में NIDM की स्थापना हुई। इसके बाद 2003 में गृह मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदल दिया गया, NCDM कर दिया गया। उसके बाद 2006 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। यह है इसका विकास क्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को समझते हैं। NEC क्या है, स्थापना कब होती है और इसकी सांगठनिक संरचना क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत स्थापित किया गया इसे। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार के गृह सचिव। कौन है पदेन अध्यक्ष? गृह सचिव भारत सरकार के, यूनियन होम सेक्रेटरी। और इसके सदस्य कौन है? कौन होते हैं? भारत सरकार के कृषि, पर्यावरण, रक्षा, वित्त, जल संसाधन और अंतरिक्ष मंत्रालयों के सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसके प्रमुख प्रशासनिक कार्य क्या है? यह समिति NDMA द्वारा तैयार की गई नीतियों के वास्तविक जमीनी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल प्रशासनिक संस्था है। NDMA का कार्य क्या है? पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाना और नीतियों का निर्माण करना। NDMA का मुख्य कार्य क्या है? पॉलिसी बनाना और नीतियों का निर्माण करना। और NEC का कार्य क्या है? इन पॉलिसी और नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के
धन के वितरण को नियंत्रित भी करती है तथा आपदा के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के मध्य तत्क्षण समन्वय स्थापित करती है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। सहयोगी वैज्ञानिक कमान एवं संस्थान, आईएमडी एवं केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी क्या है? भारतीय मौसम मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है? यह चक्रवात, अत्यधिक वर्षा, लू और शीतलहर की सटीक उपग्रह आधारित चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार नोडल वैज्ञानिक एजेंसी है। बातें हैं केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, देश की प्रमुख नदियों में बाढ़ की चेतावनी और जल स्तर की निगरानी करने वाला केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। किसकी सलाह पर होती है? सलाह कौन दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर इसकी स्थापना होती है 1945 में, सीडब्ल्यूसी की। इसका काम है देश की प्रमुख नदियों में बाढ़ की चेतावनी और जल स्तर की निगरानी करना। इसरो एवं इनकोइस की भूमिका क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने उपग्रहों इनसैट, इनसैट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और आईआरएस क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसके माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वास्तविक समय डेटा और मानचित्र प्रदान करता है। क्या करता है? वास्तविक समय डेटा और मानचित्र प्रदान करता है। इसरो का इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहाँ है ये? बेंगलुरु में है। इसकी डेट भी याद रखिएगा आप लोग, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी बेंगलुरु में। इंक्विस हैदराबाद, हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी और तीव्र समुद्र तटीय हलचलों की निगरानी करने वाला राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र है। इंक्विस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1999 में, और ये इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी और तीव्र समुद्र तटीय हलचलों की निगरानी करता है और राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना क्या है? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट एनसीआरएमपी। परियोजना की पृष्ठभूमि को समझते हैं और इसको वित्तीय सहायता कौन देता है? तटीय क्षेत्र में चक्रवात के खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस दीर्घकालिक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य तटीय राज्यों की संवेदनशीलता को कम करना है। इसकी जो पूरी पूरी सहायता है वो विश्व बैंक नहीं करता है। इसमें देखिए 75% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार, और जो 25% हिस्सा है उसमें राज्य सरकार देता है। 75% में क्या है? केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों मिल के देते हैं, और 25% में राज्य सरकार देती है। मुख्य प्रशासनिक घटक एवं क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे का विकास, तटीय जिलों में चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण करना, बिजली की लाइनों को भूमिगत केबल में बदलना और तटीय वृक्षारोपण करना मुख्य प्रशासनिक कार्य है। पूर्व चेतावनी नेटवर्क,
तटवर्ती गांवों तक उपग्रह आधारित स्वचालित सायरन और अर्ली वार्निंग अलर्ट प्रणाली को धरातल पर क्रियान्वित करना। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम समन परियोजना नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। हिमालयी एवं पश्चिमी घाट क्षेत्रों में कमान। देश के पर्वतीय क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी घाट में, कहाँ कहाँ पर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी घाट में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को, इसको जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए नोडल तकनीकी कमान बनाया गया है। समन हेतु रणनीतिक उपाय कौन कौन से किए जाते हैं? पहाड़ी ढलानों पर मृदा स्थिरता तकनीकों का प्रयोग करना और अनियंत्रित ब्लास्टिंग पर रोक लगाना। मृदा स्थिरता में किन किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? उसमें क्या है? सॉइल नेलिंग है, रिटेनिंग वाल्स है। सॉइल नेलिंग में क्या होता है? इसमें पहाड़ी ढलानों पर लोहे की रॉड या स्टील की रॉड को घुसाते हैं जिससे मृदा स्थिरता बनी रहे और जो भूस्खलन होता है वो बिल्कुल भी ना हो। और रिटेनिंग वाल्स क्या है? सड़कों के किनारे, सड़कों के दोनों किनारे पर मजबूत दीवार बनाना, वो रिटेनिंग वाल्स है। और अनियंत्रित ब्लास्टिंग पर रोक लगाना। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा हेतु उपग्रह आधारित भूस्खलन संवेदनशीलता चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करना। समझते हैं प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा क्या है? DRR 2016 एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन AMCDRR 2016 नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में 2016 में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 10 सूत्रीय रणनीतिक एजेंडा प्रस्तुत किया था। इस एजेंडे का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी विकास कार्यक्रमों में आपदा शमन को एकीकृत करना है। यह बुनियादी ढांचे के निर्माण में वैश्विक मानकों को अपनाने तथा आपदाओं के समय महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को सुनिश्चित करने पर बल देता है। 2016 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नरेंद्र मोदी के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 10 सूत्रीय रणनीतिक एजेंडा प्रस्तुत किया गया था। इसमें इसके आधार पर काम करता है ये, सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर। क्योंकि वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क ही चल रही है। इस एजेंडे में क्या क्या है? विकास और बुनियादी ढांचे में सुरक्षा। पहले नंबर पर क्या है? विकास का एकीकरण। सभी विकास योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी हो गया है, अमृत योजना हो गई, में आपदा जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य कानूनी दर्जा देना। दूसरे नंबर पर है जोखिम कवरेज। गरीबों, लघु उद्योगपतियों और किसानों के लिए आपदा बीमा योजनाओं का सार्वभौमिक विस्तार करना। तीसरे नंबर पर है महिला नेतृत्व। आपदा प्रबंधन नीतियों और जमीनी राहत कार्यों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी व नेतृत्व को बढ़ाना। चौथे नंबर पर है जोखिम मैपिंग। पूरे देश का बहु खतरा मानचित्र तैयार करना। पांचवें नंबर पर है प्रौद्योगिकी एकीकरण। आपदा प्रबंधन प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए उपग्रह डेटा और डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। 6 से 10 में क्या क्या है? छठे नंबर पर है विश्वविद्यालयों का नेटवर्क। आपदा शमन में अनुसंधान और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना। इसको बढ़ावा देना, अनुसंधान और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक संस्थानों को एक साझा नेटवर्क से जोड़ना। इसका काम क्या है? विश्वविद्यालय नेटवर्क को जोड़ना। सातवें नंबर पर है सोशल मीडिया का उपयोग करना। पूर्व चेतावनी और जन जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से उपयोग करना। आठवें नंबर पर है स्थानीय क्षमता का विकास करना। पंचायतों और
नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करना और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना। 9वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य और नागरिक अभ्यास, जैसे बिम्स्टेक आपदा अभ्यास आयोजित करना, एक इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में। 10वें नंबर पर है आपदाओं से सीखना। आपदाओं से हम क्या सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, उसके लिए है प्रत्येक बड़ी आपदा के बाद उसकी विस्तृत प्रशासनिक जांच कर नीतिगत सुधारों को तत्काल लागू करना, इसका उद्देश्य है। आपदा पूर्व चरण। आपदा में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। आपदा पूर्व में क्या आता है? पहले नंबर पर है निवारण एवं शमन। निवारण की प्रशासनिक नीति। निवारण क्या है? इसका उद्देश्य संकट को आपदा में बदलने से पूरी तरह रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? संकट को आपदा में बदलने से पूरी तरह रोकना। जैसे संवेदनशील पर्वतीय ढलानों पर भारी अनियंत्रित बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाना और जल भराव वाले क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाना। शमन क्या है? शमन आपदा के प्रभाव और तीव्रता को कम करने के दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय है। एग्जाम्पल क्या है? भूकंपीय क्षेत्रों में घरों को भूकंप रोधी कोड PIS 1893 के अनुरूप ढालना तथा नदियों के किनारे बाढ़ रोधी तटबंधों का निर्माण करना, यह है शमन। दूसरे नंबर पर है प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। ये आपदा के पूर्व चरण है। सामुदायिक स्तर पर तैयारी। तैयारी क्या है? आपदा का सामना करने के लिए समाज को मानसिक और भौतिक रूप से सक्षम बनाना। इसमें स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करना तथा स्थानीय युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना। मौसम विभाग की सहायता से उपग्रह आधारित स्वचालित चक्रवात या वज्रपात अलर्ट जारी करना, स्थानीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे सक्रिय रखना ताकि चेतावनी समय पर प्रसारित की जा सके। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आपदा के दौरान कौन से चरण हैं? तीसरे नंबर पर है त्वरित अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। तुरंत रिस्पॉन्स देना है। गोल्डन आवर क्या है? आपदा घटित होने के तुरंत बाद के पहले 1 घंटे में। चिकित्सा कमान की भाषा में इसे गोल्डन आवर कहा गया है, जिसमें जीवन बचाने की दर सर्वाधिक होती है। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेकर मलबे में दबे लोगों को निकालना और नदी बाढ़ के समय लोगों को हवाई कमान से निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहत शिविर एवं नियंत्रण कक्ष का संचालन। प्रभावितों के लिए पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, सूखा खाद्यान्न और स्वच्छ शौचालयों से युक्त राहत शिविरों की तत्क्षण स्थापना करना। महामारी फैलने से रोकने के लिए शिविरों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और त्वरित स्वास्थ्य कमान की तैनाती सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। पुनर्निर्माण क्या है? चौथे नंबर पर है, ये आपदा का अंतिम चरण है। पुनर्निर्माण एवं बहाली, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। आपदा के बाद जनजीवन को पुनः सामान्य बनाने की दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसमें क्षतिग्रस्त ढांचों और अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण शामिल है। बेहतर पुनर्निर्माण नीति, बिल्ड बैक बेटर, BBB के सिद्धांत पर काम करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित यह नीति सुनिश्चित करती है कि नई संरचनाएं पुरानी संरचनाओं से अधिक मजबूत और आपदा प्रतिरोधी बनाना, ताकि भविष्य में नुकसान बिल्कुल ही ना के बराबर हो। जो भवन है, पुल है, वो भूकंप की वजह से गिर जाते हैं, तो उसको पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना, आपदा प्रतिरोधी बनाना, जिससे भविष्य में बिल्कुल भी नुकसान ना हो। इमेज में भी समझ सकते हैं। आपदा के पहले क्या आता है? मिटिगेशन, प्रिपरेशन। और आपदा के बाद क्या आता है? रिकवरी आती है, रिस्पॉन्स।
अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएं। आगे और भी क्लासेस के लिए यूपी एग्जाम सारथी को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।